हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज हमारा लास्ट लेक्चर है विद्युत रसायन का, और फाइनल इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर मैं बाद में आऊंगा जब आपका एडवांस वाला पार्ट होगा, ठीक है, और एडवांस वाले चैप्टर होंगे। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखेंगे, मैं बीच बीच में भी आता रहूंगा कुछ क्वेश्चंस लेकर, ठीक है। तो उनको भी आप सीरियस तरीके से ही होकर पढ़ना। तो चलिए बेटा, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सबसे पहले आज का जो पार्ट है, कल मैंने आपको फैराडे के नियम तक बताया था बेटा, ठीक है। आज मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक है बैटरी, कि भाई बैटरी क्या है। और देखो बेटा, बैटरी में आपके नोट्स बनने होने चाहिए। मैं आपको सिंपल ही बात बताऊं, नोट्स बनने होने चाहिए, उनके बारे में जानकारी पता होनी चाहिए। और चाहे आप इसको एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो भी आप लोगों को उतना ही समझ में आएगा जितना मैं बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि यहां से जो क्वेश्चंस आता है वो सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपके पास घड़ी का जो बैटरी है उसकी वोल्टेज कितनी होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। या भाई प्राथमिक बैटरी क्या होती है, ये कोई पूछ लेता है। तो सिर्फ जो मानक चीजें हैं, मानक जो मतलब स्टैंडर्ड चीजें हैं, वो ज्यादातर आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा प्राथमिक बैटरियों की। अभी जो कुछ लिखा है उसको तो बाद की बात है। प्राथमिक बैटरी वो बैटरी होती है जो एक बार डिस्चार्ज होने के बाद, मतलब जैसे कोई बैटरी पहले से चार्ज है, वो किसी तरह से आपने गाने वाने बजाए और कुछ वॉकमैन वगैरह बजाया, झलक दिखला जा कुछ चलाया तुमने, राइट। तो उसके बाद क्या होता है, एक मिनट देना भाई। तो उसके में क्या हुआ कि जैसे मान लो कि, ठीक है, जैसे कि मान लो कि भाई बैटरी खर्च हो गई, वो डाउन हो गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, उस बैटरी को फेंकना पड़ेगा। और आपने डेली लाइफ में देखा होगा, कौन सा, आपने देखा होगा डेली लाइफ में जो रिमोट वाले सेल होते हैं, या पहले पुराने टाइम पे जो रेडियो के सेल होते थे, ठीक है, वो, या फिर घड़ी का सेल होता था। ये सारे सेल ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही बार चार्ज होते हैं, और एक बार मतलब एक बार डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा ये काम नहीं करते, इनको फेंकना पड़ता है। इनको बोलते हैं प्राइमरी बैटरी या प्राथमिक बैटरी। अब इनके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या मटेरियल होता है, कौन कैथोड की भांति व्यवहार करता है, कौन एनोड की भांति व्यवहार करता है, वही सब कुछ आप लोगों को मैं लिख के लेके आया हूं, जो कि आपको पढ़ना है, वो आपको नोट्स बनाने हैं। और ये थ्योरी वाला पार्ट है। अगर आप इसको आधा घंटा भी देंगे, पढ़ेंगे भी, तो भी चीजें आपकी याद हो जाएंगी, ठीक है। ये आप लोग बैटरी देख रहे होंगे बेटा, इस तरह की बैटरी होती है। इसमें जो कार्बन की एक छड़ होती है, मैं जैसा क्या बोल दूं, मैं मतलब बहुत तेज बच्चा था, तो मैं खुरापाती तो था ही। तो मैं अपने टाइम पर क्या करता, जो बैटरी के सेल होते थे उनको फोड़ देता था। हालांकि इसमें कई बार पॉइजन भी होता है, मरकरी वगैरह मिल जाए, कुछ ऐसा दिक्कत हो जाए, तो ऐसे फोड़ने नहीं चाहिए। पर हम तो देखो बेटा खुरापाती थे। और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी क्लास में से जितने बच्चे बैठे हों, कम से कम 10-15% ने तो ये काम कर रखा होगा, बैटरी के सेल तो उन्होंने फोड़े होंगे ईंटों से, पत्थरों से। तो कई बार देखा होगा कि एक रोड सी निकलती है इनमें, और वो रोड होती है कार्बन की रोड। तो ध्यान रखना है बेटा, यहां पर जो कैथोड होगा वो कार्बन की छड़ होगी, ठीक है। जिंक कप जो होगा वो एनोड होगा, मतलब जिसकी जो कवरिंग होती है, बाहर से हमने देखा होगा एक मेटल की वो होती है, कवरिंग सी होती है। तो जो जिंक का कप है, जिंक का एनोड बना होता है। और उसके अंदर जो पेस्ट सा होता है वो होता है मैग्नीज ऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट, ठीक है। मैग्नीज ऑक्साइड, कार्बन का जल और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट, जो कि विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। तो ये मैंने चित्र लेके आया। इस चित्र में आपको बताया कि कार्बन छड़ जो है वो कैथोड का काम करेगी, जिंक का जो कप है वो एनोड की भांति व्यवहार करेगा, और इसका जो विद्युत अपघट्य होगा बेटा, वो होगा मैग्नीज ऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट। ये बात आपको याद रखनी है, प्लीज। हम्बल रिक्वेस्ट है, कोई दूसरा तरीका नहीं, याद ही करना है। अब यहां पर थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। प्राथमिक बैटरियों में अभिक्रियाएं केवल एक बार होती हैं, ठीक है, केवल एक बार होती है। यही बात मैंने आपको बताई बेटा कि प्राथमिक बैटरियों में अभिक्रियाएं केवल एक बार होती हैं, ठीक है। अभिक्रियाएं केवल एक बार होती है, तथा कुछ समय तक प्रयोग के बाद बैटरी निष्क्रिय हो जाती है, ठीक है, काम नहीं करती, एवं पुनः प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, ठीक है, लाई जा सकती है। यही बात मैंने आपको बताई थी, जो बुक लिखती है। अब देखो बेटा, यहां पर इसका सबसे चिर परिचित उदाहरण शुष्क सेल है। ड्राई सेल आपने देखे होंगे अपने घरों में, ठीक है। ड्राई सेल है जिसमें कोई विद्युत भट्टी, मतलब पेस्ट जैसा होता है वो, जिसे
इसके आविष्कारक के नाम पर लेसांसे सेल के नाम से जाना जाता है। तो इसका बेटा नाम आपको ध्यान रखना है, कभी कभी कोई पूछ लेता है कि लेसांसे सेल क्या होता है। लेसांसे सेल प्राइमरी बैटरी होती है, ठीक है, जो जिन्होंने इसके आविष्कारक के नाम पर खोजा गया था कि न जाना जाता है। यह सामान्य रूप से ट्रांजिस्टरों एवं घड़ियों के रूप प्रयोग में लाई जाती है। यह सामान्य रूप से ट्रांजिस्टर यानी जो रेडियो वगैरह होती है एवं घड़ियों में प्रयोग में लाई जाती है। इस सेल में जिंक का एक पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है। ध्यान रखना बेटा, जिंक का एक पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है तथा कार्बन ग्रेफाइट की छड़ जो चारों ओर से चूर्णित का मतलब चूर्ण रूप में ना, चूर्णित मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन से घिरी रहती है। ठीक है, कैथोड का कार्य करती है। यह भी आपको पता लग गया कि जो कार्बन की छड़ है वो कैथोड का कार्य करती है और चारों तरफ से मैग्नीज डाइऑक्साइड से घिरी रहती है और कार्बन से। इलेक्ट्रोडों के बीच का स्थान अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड, ध्यान रखना अमोनियम क्लोराइड भी होता है इसमें और जिंक क्लोराइड भी होता है, क्योंकि जिंक जो है जब ऑक्सीडेशन करता है, मैं आपको बताऊं, जिंक क्योंकि देखो ऑक्सीकरण करेगा, एनोड है Zn2+ में जाएगा और यहां से अमोनिया से क्लोरीन लेकर क्लोराइड बना लेगा और अमोनियम मतलब एक तरह से लवण भी बनता है इसका, क्योंकि जिंक जो है वो डी ब्लॉक का तत्व है तो लवण भी बनाएगा। वो तो खैर अंदर की अभिक्रिया है, मैं बाहर की बात बताता हूं। कैथोड का कार्य करती है। इलेक्ट्रोड के बीच का स्थान अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड ZnCl2 के नम पेस्ट से भरा रहता है। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया जटिल है परंतु इन्हें सन्निकट रूप से निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, इनकी अभिक्रिया थोड़ी जटिल है पर इसको फिर भी ऐसे समझाया जा सकता है कि एनोड पर क्या हुआ होगा कि जिंक का ऑक्सीकरण हुआ होगा। ध्यान से देखिएगा, जिंक का ऑक्सीकरण हुआ होगा और कैथोड पर जो मैग्नीज ऑक्साइड है और अमोनियम आयन है और इलेक्ट्रॉन है, इसने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करे होंगे जिससे हमारे पास ये इक्वल टू का साइन है। बेटा ध्यान रखना, इधर जाके इक्वल टू का साइन है, मैग्नीज ऑक्साइड OH और अमोनिया गैस निकली होगी। ठीक है, तो ये आपको अभिक्रिया याद रखनी है जो सेल के अंदर होगी। ये दूसरे वाला सेल है, ठीक है, ये दूसरा सेल है जो भी आएगा एग्जाम्पल में, क्योंकि प्राथमिक बैटरी में दो तरह के सेल होते हैं अगर आपने देखा होगा। एक तो आपने देखा होगा जो मोटे वाले मतलब बड़े से सेल होते हैं, यहां पर है नहीं, रिमोट वगैरह दिखा लेता मैं आपको, ठीक है, रिमोट वाले सेल होते हैं और एक होते हैं घड़ियों वाले सेल होते हैं। वो सेल उनको हम बटन सेल भी बोलते हैं, वो भी एक बार यूज होने के बाद दोबारा यूज नहीं होता, जिनका चित्र मैंने आगे दिखाया है। तो पहले मैंने जो है बेटा लेसांसे सेल के बारे में बताया। ठीक है, लेसांसे सेल के बारे में आपको क्या याद रखना है, जरा ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट कैथोड किसका है, दूसरा पॉइंट एनोड किसका है। कैथोड और एनोड के बीच में किस किस का पेस्ट भरा है, यानी मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण भरा हुआ है पेस्ट के रूप में, और वहां पर और उनके बीच में जो ये इलेक्ट्रोड है, ये कैथोड और एनोड के बीच में भरा होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। अभिक्रिया क्या होती है, एनोड पर तो जिंक का ऑक्सीकरण होगा, कैथोड पर मैग्नीज ऑक्साइड प्लस अमोनियम, ये प्लस का साइन बेटा इनके बीच में है और ये पॉजिटिव ऊपर है, ये प्लस बीच में है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अमोनिया और MnOOH- देंगे। कैथोड की अभिक्रिया में मैग्नीज, ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेना क्योंकि ये आपको याद करने वाला पार्ट है कि भाई +4 से +3 ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, फिर बाद में कहो कि हमें बताया नहीं था। पहले बता रहा हूं कि +4 से +3, वो पूछता है कि भाई मैग्नीज की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो किस में कन्वर्ट हुई, कितना परिवर्तन आता है, तो याद करने वाला ही पार्ट है आज का लेक्चर। तो +4 से +3 ऑक्सीकरण अवस्था में अपचयित होती है। अभिक्रिया में उत्पन्न अमोनिया जिंक पॉजिटिव के साथ संकुल अवस्था Zn, देखो ये भी ध्यान रखना कि अभिक्रिया में उत्पन्न अमोनिया, मैंने आपको बताया था जिंक जो है वो डी ब्लॉक का तत्व है, संकुल बनाएगा। Zn2 पॉजिटिव के साथ संकुल Zn अमोनिया 2+, ठीक है, और वहां पे क्लोरीन भी होगा, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, पक्का वहां पर Cl लगे होंगे, लेकिन यहां पर इन्होंने सिर्फ धनायन के रूप में ही दिखाया गया है। सेल का विभव लगभग, आप चाहे अपने घर से बैटरी ले लेना, चाहे दुकान से बैटरी लेके चेक कर लेना, उस पर वोल्टेज लिखी होगी। जो लेसांसे सेल होता है या ड्राई सेल होता है उसका जो विभव होता है लगभग वो 1.5 वोल्ट का होता है, 1.5 वोल्ट।
इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इन पॉइंटों को हाईलाइट कर रहा हूं एज इट इज। अगर आप बच्चे नीट के होते तो आपको आसान लगता है, क्योंकि आपको मैं एक मतलब एक फैक्ट बता रहा हूं। और ये क्वेश्चन वो होते हैं जैसे आपने देखा होगा किसी एग्जाम में आए और हम लोग फिर जब सॉल्यूशन देने चलते हैं और कोई पूछ लेता है कि लेसान से सेल का वोल्टेज होगा, फिर वो 4 विकल्प बनाएगा, तो हम भी बोलते हैं ये बात कि बेटा ये तो स्टैंडर्ड है, ये तो किताब में लिखा हुआ है, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको क्या समझाएं। 1.5 वोल्ट का सेल वो बनाया गया है तो वो बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि लेसांसे सेल का जो वोल्टेज है वो 1.5 वोल्ट होता है, 1.5 वोल्ट होता है, इसको याद रखना। फिर उसके बाद यहां से ये दूसरा सेल है बेटा, ये वाला पार्ट अगर आप देख रहे होंगे, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये अलग पार्ट है। ऊपर वाला जो मैंने लिखा था वो मेरे पास लेसांसे सेल का डेटा था। ये जो सेल में नीचे रेड वाला है ये मरकरी सेल का है, इसको ध्यान रखना। मरकरी सेल श्रवण यंत्र, घड़ियों आदि जैसी विद्युत की कम मात्रा, जहां पर आपको विद्युत की कम मात्रा की आवश्यकता होती है वहां मुक्तियों के लिए उपयुक्त होती है। इनमें से जिंक मरकरी अमलगम एनोड का तथा HgO एवं कार्बन का पेस्ट कैथोड का कार्य करता है। तो थोड़ा ध्यान रखना बेटा, अंडरलाइन वाला पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, वही मैं आपको बताता हूं कि वो याद करना है आपको, ठीक है। क्या करना है आपको, याद करना है वो। तो ध्यान, इन्होंने क्या कहा बेटा, जिंक मरकरी अमलगम एनोड, कहां गया इसको तो यार, जिंक मरकरी अमलगम एनोड, ये हाईलाइट कर लेना भाई, ठीक है। तथा मरकरी ऑक्साइड एवं कार्बन का पेस्ट कैथोड, ये याद ही करना है। इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई जो बटन सेल होता है उसके अंदर एनोड क्या है, उसके अंदर कैथोड क्या है, ठीक है। कार्य करता है KOH और ZNO का पेस्ट विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। KOH और ZNO का पेस्ट विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। और सेल की इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया नीचे दी गई है, मैं आगे बताऊंगा, आगे दे रखी है, ठीक है। सेल की अभिक्रिया आगे दे रखी है। तो मरकरी सेल में आपको क्या याद रखना है, मैं आपको फिर से बता देता हूं, एनोड किसका है और कैथोड किसका है। जिंक मरकरी अमलगम एनोड का कार्य करता है, मरकरी ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट कैथोड का कार्य करता है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का जो पेस्ट है वो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। याद ही करना पड़ेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक। पर नोट्स बना लेना क्योंकि 4 नंबर का सवाल होगा, ठीक है। यह मत सोचना कि आसान है तो हल्का है, हो जाएगा। उसके बाद अभिक्रिया बताता हूं मैं, एनोड पर क्या होगा। जिंक अमलगम का मतलब होता है बेटा ZnHg, बेसिक मात्र ये KOH से आया होगा। अभिक्रिया हुई होगी कि जिंक अमलगम ZnO में कन्वर्ट हुआ, वाटर बना और 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, यानी यहां पर जिंक का ऑक्सीकरण हुआ होगा बेटा। जिंक अमलगम में, अमलगम क्या है, पारा ही तो है। जैसे किसी चीज को पानी में घोलते हैं तो वो एक्वस बन जाता है। अब जो पारा है वो भी एक तरल पदार्थ है, पर वो धातु तरल है। अगर किसी भी पारे में कोई भी चीज घोलेंगे, जैसे जिंक घोलेंगे तो जिंक अमलगम, सोडियम घोलेंगे सोडियम अमलगम, आयरन घोलेंगे आयरन अमलगम। अब धातु धातु के बीच में कोई अभिक्रिया नहीं है, ये भी जीरो ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो सिर्फ क्या है, आपको धातु की तरल पदार्थ दे रहा है, और ये जिंक ऑक्सीकरण अवस्था 0 में है। यहां पर ZnO में जाएगा बेटा +2 में, तो हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, और वो 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहां पर निकल गए। कैथोड पर क्या होगा कि जो जिंक मरकरी ऑक्साइड है वो इन 2 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेगा, मरकरी लिक्विड बना लेगा। भाई अब चयन भी हो गया। तो आपको कैथोड और एनोड की अभिक्रिया याद करनी है, और दोनों अभिक्रियाओं को अगर आप जोड़ोगे तो आप देखोगे इन 2 इलेक्ट्रॉन से बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, इस जल से बेटा ये जल कट जाएगा, और 2 OH से जो है 2 OH भी कट जाएंगे अगर आप दोनों को जोड़ें। तो सेल की जो अभिक्रिया आएगी वो जिंक अमलगम, HgOS, ZnOS और Hg लिक्विड ये बनेगा। सेल विभव लगभग 1.35 वोल्ट रहता है। फिर से मैं बता रहा हूं कि सेल का जो विभव होगा यानी जो वोल्टेज होगा ये इंपॉर्टेंट है, याद करना, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि भाई जो मरकरी सेल है या जो बटन सेल है उसका वोल्टेज कितना होता है,
ये फिक्स्ड होता है 1.35। और एक तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद करने पड़ सकते हैं। तो 1.35 किसका हो गया, बटन सेल का, ठीक है। और इसका कितना हो गया बेटा हमारे पास KOH, और इसको जो लास्ट वाला था 1.5, दोनों का वोल्टेज याद रखना है। तो ये क्या हो गया बेटा हमारे पास प्राथमिक बैटरी। तो वापस से मैं बताना चाहूंगा कि प्राथमिक बैटरी वो बैटरियां होती हैं जो केवल एक बार ही अभिक्रिया करती हैं, सक्रिय रहती हैं। एक बार डिस्चार्ज होने के बाद वो पुनः उनको कार्य में नहीं लाया जा सकता। दो प्रकार की प्राथमिक बैटरी हमें पढ़नी है। एक होती है लेसांसे सेल, ठीक है, जिसमें कैथोड ग्रेफाइट की जो है वो कार्बन ग्रेफाइट की जो है हमारे पास क्या होती है बेटा, उसमें कैथोड होता है। जिंक का कप जो होता है वो एनोड होता है। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का जो पेस्ट है, ठीक है, और मैग्नीस ऑक्साइड, ये सब कप के बीच में भरे रहते हैं और वहां पर विद्युत अपघट्य का कार्य करते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जो दूसरी बैटरी है वो है मरकरी सेल, यानी आपका बटन सेल, जिसमें जिंक अमलगम जो है वो एनोड का कार्य करता था। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि कैथोड का कार्य करता था HgO यानी मर्क्यूरस ऑक्साइड, और बेटा आपका कार्बन का पेस्ट। कार्बन का था किसका था, हाँ, HgO तथा कार्बन का पेस्ट था। कार्बन का पेस्ट जो है वो कैथोड का कार्य करता था। इनकी जो वोल्टेज है वो 1.35 वोल्टेज रहेंगी, ये आपको याद रखना है। अभी मैं साइड से हट भी रहा हूं, आप इनके नोट्स बनाएंगे एज इट इज। ज्यादा मेहनत नहीं करवा रहा हूं, बस नोट्स बनवाने के लिए जरूर बोलूंगा, क्योंकि अगर आपने नोट्स भी बनाए ना तो आपको ये याद रहेगा, परमानेंट आपको याद हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा दूसरे सेल के लिए। अब हमारे सामने एक और सेल आया है जिसको बोलते हैं हम लोग संचायक बैटरी, सेकेंडरी बैटरी। नाम से क्या पता लगता है, सेकेंडरी बैटरी। अब देखो ये सेल कैसे होते हैं बेटा, ये सेल वो सेल हैं जिनको एक बार आप डिस्चार्ज करो, फिर चार्ज करो, फिर डिस्चार्ज करो, फिर चार्ज करो, फिर डिस्चार्ज करो। ऐसा सेल आपके घरों में जो बैटरियां होती हैं, जो इन्वर्टर पे बैटरी रखी होती है, वैसा होता है। याद आ गया होगा। और उसके बारे में आप ज्यादा तो नहीं जानते, पर इतना तो जरूर जानते होंगे कि उसके अंदर दो चिमटियां होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और इतना भी जाना होगा, गांव के बच्चे बच्चे को पता होता है, इतना खुरापाती हम होते ही हैं, कि भाई उसके अंदर एक अम्ल होता है जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, कि उन बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल उपस्थित रहता है, राइट। इतनी जानकारी अगर हमें पता है, हमें डेली लाइफ से कोई कॉन्टैक्ट, मतलब कोई भी चीज चल रही है हमारी लाइफ, तो उसमें अपने आप इंटरेस्ट आ जाता है हमारा। अब उसी बैटरी के बारे में पढ़ रहे हैं जो हमारे घरों पे है। तो बेटा हम बोलेंगे एक संचायक सेल को उपयोग के बाद विपरीत दिशा में विद्युत धारा में प्रवाह पुनः आवेशित कर फिर से प्रयोग में लाया जा सकता है। यानी दोबारा से फिर से धारा दे दो, बाहर से चार्ज कर दो, फिर हो जाएगी चालू। एक अच्छी संचायक सेल अनेक बार डिस्चार्ज एवं अनेक चार्ज के चक्रण से गुजर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण संचायक सेल लेड संचायक सेल है, जो आपको लेड संचायक सेल यहां पर बताई गई है, ठीक है। इसे सामान्यतः वाहनों एवं इन्वर्टरों में प्रयोग किया जाता है। इसमें एनोड लेड का बना होता है, एनोड जो है वो लेड का बना होता है, पीबी। ध्यान रखना बेटा, इसमें एनोड लेड का बना होता है, लेड मतलब पीबी, ठीक है। तथा कैथोड लेड ऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड का बना होता है। कैथोड किसका बना होगा, इसमें भरे हुए लेड का ग्रिड होता है, मतलब यही होगा, ध्यान रखना, लेड ऑक्साइड का बना होता है एक तरीके से। और 38% सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। यह भी मैंने आपको बताया था। बस थोड़ा सा डेटा क्या है कि आपको परसेंटेज वाला डेटा याद करना पड़ता है, मतलब जो फैक्चुअल डेटा है उसको याद करना पड़ेगा। जब बैटरी उपयोग में होती है तो निम्नलिखित सेल की अभिक्रिया होती है, इसको नोट करेंगे भाई सबसे पहले तो, ठीक है। और ये बेसिक बात है। लेड का ही देखो क्या हुआ, लेड का ही एनोड क्यों बना। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं। कार्बन के परिवार आपने पढ़ा होगा, कार्बन, ठीक है, सिलिकॉन, उसके बाद क्या होता है भाई, कार्बन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, स्टेनम, नहीं, कार्बन, सिलिकॉन, स्टेनम और प्लम्बम। यार एक और होता था मेरे को लगता है, सिलिकॉन के बाद स्टेनम, स्टेनम के बाद एक और आएगा, आर्सेनिक तो इसमें नहीं आता था ना, एंटीमनी उसमें आता था, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ।
तो कार्बन, हाँ जर्मेनियम, टिन और लेड, ये होते थे बेटा इसमें, है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। अब ये मैं आपको क्यों रिलेट करवा रहा हूं, इसको इसको अलग समझना बिल्कुल ही। आपको ना वो पढ़ा होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसको बोलते थे हम लोग निष्क्रिय युक्त प्रभाव, युग्म प्रभाव। और उसके हिसाब से इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती थी इस ग्रुप की, वो +4 और +2 ये दर्शाते थे। और हम लोग जानते थे कि ऊपर से नीचे जाने पर जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था होती है उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो कम होती है और +2 की ज्यादा होती थी, ठीक है, निष्क्रिय युग्म प्रभाव में, इनर्ट पेयर इफेक्ट में। तो ये सब वैसे तो उसमें सिखाया जाता था पी ब्लॉक में, ठीक है, अकार्बनिक रसायन में। और इसको मैं बस याद दिलवा रहा हूं कि आपने ये 12वीं क्लास में 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कभी। 12वीं में तो तुम इसी बार आए हो, चलो अभी तक नहीं हुआ होगा। कार्बन परिवार जो है मेरे को लगता है 11वीं क्लास के पी ब्लॉक में था। और निष्क्रिय युग्म प्रभाव जो आपने यही पढ़ा होगा कि भाई ये ग्रुप जो है वो दो प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। एक को बोलते हैं उच्च ऑक्सीकरण अवस्था, एक को बोलते हैं निम्न ऑक्सीकरण अवस्था। और दोनों की दोनों जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है वो अलग अलग होती हैं, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था होती है उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। अब इसी के ऊपर उसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर दो चीजें ली गई कि एक तो लिया गया लेड और एक लिया गया लेड ऑक्साइड। कार्बन परिवार में क्या हुआ कि लेड की जो है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो स्टेबल मानी गई है, क्योंकि निम्न ऑक्सीकरण अवस्था है, लेड बिल्कुल नीचे आता है। तो आप खुद सोचिए, एक जगह पर लेड 0 में है और एक जगह पर लेड +4 में है। तो जो +4 वाला होगा वो भी क्या होगा, अपने आप को अनस्टेबल फील कर रहा होगा। भाई लेड +4 वाला भी क्या होगा, अपने आप को अनस्टेबल फील कर रहा होगा और वो कह रहा होगा भैया कोई इलेक्ट्रॉन दे दो मुझे, मैं +2 में जाना चाहता हूं। और इसी वजह से ये क्या करेगा, अपचयन करेगा। क्या करेगा, ये अपचयन करेगा। और लेड 2+, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, धातु है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन देगी बेटा। और लेड क्या काम करता था, इलेक्ट्रॉन दे देता था। तो ये क्या बन जाता था हमारे पास, ये ऑक्सीकरण करता था, ऑक्सीकरण करता था। अब आप खुद समझिए, ऑक्सीकरण किस पर होता है, एनोड पर। और भाई कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। तो इसी चीज से हमने रिलेट किया कि लेड जो है वो एनोड बनाएगा और लेड ऑक्साइड जो है वो कैथोड बनाएगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, कैथोड लेड डाइऑक्साइड का है, बना कि नहीं बना, कैथोड अपचयन होगा। और हमने बोला एनोड लेड का बना होता है। और ये याद रखना पड़ेगा कि इसमें जो विद्युत अवघट्य है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, वो हमारे पास 38% सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तनु आगे देखें भाई, अभिक्रियाएं कैसे करी गई होगी। सल्फेट आयन तो वहां पर मौजूद रहता है बेटा, काउंटर आयन है ना, क्योंकि विद्युत अपघट्य का आयन है, वो आगे चल के जो लेड 2+ बनेगा उसको स्टेबल करता है और कुछ काम नहीं है इसका। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो कि लेड 0 ऑक्सीकरण अवस्था से +2 में गया, तो इसने क्या करा, ऑक्सीकरण करा कि नहीं करा, करा कि नहीं करा बेटा। तो इसने करा अपना ऑक्सीडेशन, ध्यान रखिएगा, इसने क्या करा बेटा, ऑक्सीडेशन। आगे देखो, कैथोड में लेड ऑक्साइड है, ये H2SO4, ठीक है, लेड ऑक्साइड है, ये हो रही लेड ऑक्साइड है। ये क्या काम करती है भाई, +4 में है यहां पर, और यहां पर कहां जाएगी बेटा, ये +2 में। और ये हटा देना भाई, ये नहीं है, ये गलती से हो गया होगा शायद, ठीक है, ये कुछ और होगा, ठीक है, जो भी होगा मतलब, ठीक है। +4 से लेड ऑक्साइड H2SO4 की बजाय में लेड सल्फेट बनाएगा और H2O बनेगा, ठीक है। ये कैथोड की अभिक्रिया है, जिस वजह से हम लोग ये कहेंगे भाई, इस प्रकार कैथोड एवं एनोड की अभिक्रिया जो है को मिलाकर समग्र सेल की अभिक्रिया ये होगी। बैटरी को आवेशित करने पर अभिक्रिया उत्क्रमण हो जाती है। मतलब अब ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अभी तक ये वाली जो अभिक्रिया थी, ये मैंने जो अभिक्रिया ऊपर लिखवाई बेटा, ये कौन सी अभिक्रिया थी, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब सेल से आप काम करवा रहे हो, सेल से आपने पंखा चला रखा है, सेल से आप टीवी देख रहे हो, मतलब इन्वर्टर वाला जो है यूज कर रहे हो। लेकिन जब आप उसको सेल को धारा दोगे, मतलब वो डिस्चार्ज हो गया, आप उसको चार्ज करोगे, उस टाइम पर आपको ध्यान रखना है
कि बैटरी को आवेशित करने पर, यानी धारा देने पर, यानी चार्जर कनेक्ट करने पर, यानी इन्वर्टर का रिवर्स करने पर अभिक्रिया उत्क्रमित हो जाती है। उत्क्रमित का मतलब रिवर्सिबल, उल्टी हो जाती है अभिक्रिया। तथा एनोड एवं कैथोड भी क्रमशः, ध्यान रखना, लेड सल्फेट सॉलिड और लेड और PbO2 में बदल जाते हैं। पहले क्या था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये थी हमारे पास बेटा सीसा संचायक सेल। इसको सीसा मतलब लेड का होता है, संचायक मतलब इसका नाम है सीसा संचायक। जो लेड है उसको कॉमन भाषा में सीसा कहा जाता है, ठीक है। तो हम इसको शीश संचायक या सीसा संचायक सेल कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ेंगे हम लोग। कैथोड जो होगा वो लेड ऑक्साइड का बनेगा, डाइऑक्साइड का, ठीक है। एनोड जो होगा वो लेड Pb का बनेगा। विद्युत अपघट्य जो होगा वो 38% सल्फ्यूरिक अम्ल का होगा। और यह एक सेकेंडरी बैटरी है, द्वितीयक बैटरी है। इस बैटरी को कई बार डिस्चार्ज और कई बार चार्ज किया जा सकता है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इस सेल की जो अभिक्रियाएं होंगी इनको आप याद रखोगे, इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। और अगर आप लोग ये कर पाए तो बेटा आपके लिए बहुत आसान बात हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास एक और बैटरी है। आजकल ये बैटरी भी चल रही होंगी। जैसे हम लोगों के पास क्या है ना, पहले क्या कुछ तो था, वो एक माइक होता था, आपने देखा होगा। जब PW के स्टार्टिंग वाले लेक्चर थे तो हम लोग ऐसे करके हेडफोन लेते थे और पीछे ऐसे लगाते थे, उसका मतलब एक गोला सा, उसमें जो सेल लेते थे हम लोग यहाँ पे, तो वो रिवर्सिबल सेल, मतलब वो क्या थे, कई बार चार्ज होते थे, डिस्चार्ज होते थे। और मशीन भी हमारे साथ यहाँ पर लगी होती थी। मैं शायद, अभी तो है नहीं, क्योंकि देखो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि आज वाली जो क्लास होती है आपकी, मतलब ये जो मंडे से फ्राइडे तक जितनी भी क्लास होती है ये बहुत अच्छी जगह से होती है, बहुत अच्छे स्टूडियोज़ हैं। तो यहाँ पर थोड़े हाईटेक माइक्स है, हाईटेक चीज़ें हैं, तो इसी वजह से क्लास में बिल्कुल भी नॉइस नहीं आता, सारी चीज़ें एकदम बैलेंस होती हैं। सैटरडे वाली क्लास में मैंने बोला था, और उससे पहले एक बार मैंने क्या करा था, उम्मीद की क्लास ली थी और मैं एक जगह पे गया था, वहाँ पे जाके ली थी। तो वहाँ पर पुराने वाले माइक थे। तो आपने देखा होगा कई बार ऐसे करके कि मेरी पुरानी वीडियोज़ में कि मैं ऐसे हेडफोन सा लगा रखा हूँ, या और टीचर भी लगाते हैं, और पीछे जो है वो ऐसे उसका एक पिन सा लगा होता है। तो उसमें जो बैटरी हम निकालते थे, वो जो सेल होते बिल्कुल वैसे ही जैसे घड़ी के सेल होते हैं, पर उनको चार्ज कर लेते हैं हम लोग। बार बार डिस्चार्ज होते हैं तो फिर चार्ज कर लेते हैं, उनकी मशीन भी आती है। उसी के बारे में इन्होंने बोला है कि दूसरा महत्वपूर्ण संचायक सेल निकल कैडमियम सेल है। इस सेल का नाम क्या होगा बेटा, निकल कैडमियम सेल। इससे पहले जो हमने बटन सेल पढ़ाया था वो था मरकरी सेल, जिसका कार्य अवधि लेड संचायक सेल से अधिक है, जिसकी कार्य अवधि लेड संचायक बैटरी से अधिक है, किंतु इसके निर्माण लागत अधिक है। इस सेल की क्रियाविधि तथा चार्ज एवं डिस्चार्ज की प्रक्रिया होने वाली इलेक्ट्रोड अभिक्रिया का विस्तृत वर्णन नहीं करेंगे, ठीक है। डिस्चार्ज की प्रक्रिया में होने वाली समग्र अभिक्रिया, पूरी अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। ये तो पहले ही कह रहा नहीं करेंगे, शायद खतरनाक होगी इसलिए, ठीक है। तो भाई कई बार आपको ऐसा होता है कि बहुत सारी अभिक्रिया जो होती है वो आपको पढ़ाई नहीं जाती। कारण बस ये होता है कि कई बार बच्चे उसका दुरुपयोग ना कर ले, गलत तरीके से ना कर ले। जैसे एक आपने पढ़ा होगा, एक कंपाउंड होता है KCN। आप KCN की अभिक्रिया बहुत कम पढ़ोगे, बहुत कम, ना के बराबर। पूरी 11वीं कर लेना, पूरी 12वीं कर लेना। ऐसे बेटा आप फ्लोरीन की अभिक्रिया भी बहुत ही कम पढ़ोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाओगे आप, क्लोरीनीकरण करोगे, अभी कर आएंगे भी सर आपको। हेलोजिनेशन जब करवाएंगे ना बेंजीन का, ठीक है, या हेलोजन बेंजीन का, तो वो क्लोरीनेशन करवाएंगे, ब्रोमिनेशन करवाएंगे, आयोडाइजेशन भी करवाएंगे। बोलेंगे कि आयोडाइजेशन रिवर्सिबल होता है, फ्लोरीनीकरण जो है वो कंट्रोल में नहीं रहता, बहुत विस्फोटक हो जाता है। कारण है कि फ्लोरीन की रिएक्शन बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है, फ्लोरीन बहुत क्रियाशील है, और इन अभिक्रियाओं को कराने के लिए अंधेरे की जरूरत पड़ती है, साइलेंट इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर आपने थोड़ी सी भी टनक पनक करी तो विस्फोट हो जाता है। इसलिए फ्लोरीन की अभिक्रियाओं को रोका गया है कि बच्चों को मतलब नहीं पढ़ानी होती। ऐसी KCN एक ऐसा जहर है जो जीभ पर टच भी हो जाएगा तो इंसान तुरंत खत्म, 1 सेकंड में लगा तुरंत खत्म, इसीलिए ये भी नहीं पढ़ाई गई। ऐसी क्या होगा कि इसकी जो अभिक्रिया होगी, ठीक है, उसको इसीलिए नहीं कराया गया होगा, या तो कुछ उसमें खतरा होगा या दिक्कत वाली बात होगी। तो उन्होंने कहा कि होने वाली इलेक्ट्रोड अभिक्रिया को विस्तृत वर्णन नहीं करेंगे। डिस्चार्ज की प्रक्रिया में होने वाली समग्र अभिक्रिया का निम्नलिखित है। यह अभिक्रिया आपको याद करनी पड़ेगी, बात खत्म।
ठीक है, ये अभिक्रिया आपको याद करनी पड़ेगी भाई, जो इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, इससे आप नहीं बच सकते। वैसे समझ में तो आपको ऑलरेडी आ जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, निकल जो है, कैडमियम जो है, वो ऑक्सीकरण करेगा, 0 से +2 में जाएगा, और निकल जो है वो +3 से +2 में जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग बेटा क्या है, इनका ऑक्सीकरण अपचयन करोगे। अच्छा, कई बार कंफ्यूजन ये आ सकता है बेटा कि कैडमियम का ही उन्होंने एनोड क्यों बनाया, ऑक्सीकरण कैडमियम का ही क्यों करा, और निकल वाले का इन्होंने अपचयन क्यों करा, ऐसा क्या कारण रहा होगा। तो इसका हिंट आपको मैं विद्युत रासायनिक श्रेणी से देता हूं। आप लोगों ने पढ़ा होगा लिकबा सरकाना मग अलमन जनकर फीकड़ कोनी सनपब हकू हजज। तो फीकड़ कोनी बाद में आया, नी बाद में आता है निकल, और फीकड़ पहले आ गया, फीकड़ पहले आ गया, फीकड़ मतलब कैडमियम, कोबाल्ट, नी मतलब निकल। तो निकल नीचे आया कि नहीं आया, और जो धातु नीचे थी उसके आयन का मानक अपचयन विभव ज्यादा था, तो उसका क्या बनता था, उसका क्या होता था, अपचयन। और जो धातु ऊपर होती थी उसका क्या होता था, ऑक्सीकरण। यही कारण है कैडमियम का यहां पर क्या हुआ बेटा, ऑक्सीकरण, और निकल वाले आयन का क्या हुआ, अपचयन। कभी आपको अगर रिलेट करना हो विद लॉजिक, तो आप विद्युत रासायनिक श्रेणी से भी लॉजिक को रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये संचायक बैटरी का सेकंड पार्ट है भाई। इसमें आगे बढ़ेंगे भाई, फिर हमारे पास आएगी एक और चीज जिसको हम कहते हैं बेटा क्या, ईंधन सेल। ईंधन सेल का चित्र आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, ईंधन सेल के बारे में ये कहा जाता है कि भाई इसमें कौन कौन सी गैस यूज होती है, किसका ऑक्सीकरण होगा, किसका अपचयन होगा। ठीक है, और कौन कैथोड पे जाएगी, कौन एनोड पे जाएगी। अभी ये मत देखना, कुछ भी रिलेट करके देखते हैं। एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, दोनों में जो विद्युत ऋणात्मकता है, क्या है, विद्युत ऋणात्मकता, वो आपको क्या लगता है किसकी ज्यादा होगी। आपको होगी सर जी हाइड्रोजन और कार्बन में तो ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन कार्बन नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। मैंने कहा अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता किसकी ज्यादा होगी। सर जी कैसी बात कर रहे हैं आप, ऑक्सीजन की होगी। और फिर जब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता ज्यादा है, और हमने दो गैसों को बुलाया, हाइड्रोजन इधर आइए बेटा, और हमने ऑक्सीजन को बुलाया, अरे इधर आ, ऑक्सीजन भी आ गई, हाइड्रोजन भी आ गई। दोनों से पूछा चलो कैथोड एनोड कौन बनेगा, तो ये दोनों आपस में लड़ेंगी, दोनों ही अधातु है, दोनों ही लड़ेंगी। फिर उनके बाद में सुलह करवाई जाएगी, कहा जाएगा देखो ऑक्सीजन तुम्हारी विद्युत ऋणात्मकता बेटा ज्यादा है, तुम इलेक्ट्रॉन ले लेना। और फिर हाइड्रोजन को समझाएगा बेटा समझो आपकी विद्युत ऋणात्मकता कम है, आप इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाओगे इतने अच्छे से जितना ऑक्सीजन दे सॉरी ले नहीं पाओगे जितने अच्छे से ऑक्सीजन ले लेती है, आप चुपचाप इलेक्ट्रॉन दे दो, आपका भला रहेगा, नहीं तो आपको कुटाई हो जाएगी। अब दोनों गैसों को बैठकर हमने बुलाया, समझाया, वो मान गई। तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन कौन देगा, हाइड्रोजन, मान गई बात। अब जब हाइड्रोजन देने की बात आएगी, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉन देने की बात आएगी, एनोड की बात आएगी, तो एनोड पर कौन सी गैस जाएगी। आप कहोगे सर जी जनाब हम एक बात बोले आपको, बोल जल्दी बोल। जनाब हम कहेंगे कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगी क्योंकि उसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है, लेकिन हमको यह भी पता है कि जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, ये इंडिया वाले बताते हैं कि उनकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है जनाब, वो इलेक्ट्रॉन ले लेगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, कैथोड पर ऑक्सीजन गैस गई, ऑक्सीजन ने क्या काम किया, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करे, ठीक है, 4 OH माइनस बनाए। ये जो हमने हाइड्रोजन क्यों OH H लगाने के लिए हमने पानी ले रखा है, बैलेंस करने के लिए लेते हैं बेटा। ये एक्चुअल में तो यही हुआ होगा कि देखो 2 ऑक्सीजन गई, 4 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे और 2 O-2 बने होंगे, ऑक्साइड बनते हैं। वो तो हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, देखो ऑक्सीजन भी आपकी एक है, 4 इलेक्ट्रॉन भी मैच करेंगे, और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या भी 2 है तो वो आपको मैच करेगी। वो तो हमने 2 जल लेके OH उसको इसलिए बताया ताकि वो पानी बनकर आप दिखा सको, ठीक है। अब दूसरी बात देखो बेटा, एनोड हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या करेगी, हाइड्रोजन क्या करेगी बेटा,
हाइड्रोजन 2H+ बनाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगी। बताओ, यही तो होगा एनोड पर। ये कैथोड पर हुआ या एनोड पर हुआ? अब क्योंकि हम दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, ताकि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो जो संपूर्ण सेल की अभिक्रिया आएगी उसमें हमारे पास 2 H2 होंगे, एक O2 होगा और H2, देखो यहां पर 4 H+ और 2 O-, तो बेटा यहां को इसका मतलब हो गया कि 2 H2O बनेंगे। ठीक है, और आप देखोगे 2 H2, एक O2, 2 H2O, फाइनल अभिक्रिया वही आई। तो ये तो सिर्फ हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इन्होंने H2O OH या H2O OH ऐसे ले रखा है। बाद में दोनों जोड़ोगे ये भी कट जाएंगे, पर रिएक्शन तो मेन यही है। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए, ये कैथोड पर हुई या एनोड पर हुई, और ये संपूर्ण सेल की अभिक्रिया हो गई। चित्र को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां पर एक टंकी सी बनाए रखी है, बीच में पानी भरा हुआ है। हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करेंगे, वो एनोड पर जाएगी, ऑक्सीकरण कर देगी। ऑक्सीजन गैस को इधर से डालेंगे, कैथोड पर जाएगी, अपचयन कर लेगी, दोनों आपस में मिलेंगे, पानी बाहर निकल जाएगा एज अ प्रोडक्ट। तो यहां पर पूछा जाता है कि जो ईंधन सेल है उसके फायदे क्या है। ईंधन सेल अगर हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है तो उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये पोल्यूशन फ्री है। जल से तो पोल्यूशन होता नहीं, कार्बन एमिशन होता नहीं, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फायदा हो गया। ईंधन सेल जो H2 और O2 का उपयोग कर विद्युत उत्पादन करती है, मैंने आपको चित्र दिखाया। अब इसके ऊपर ना क्वेश्चन क्या आते हैं इसके बारे में मैं बताता हूं आपको। ईंधन सेल के ऊपर और भी क्या क्वेश्चन आते हैं इसमें यहीं पर समझा देता हूं। एक बार क्या होगा बेटा, यहां पर इसकी ना दक्षता होती है, एफिशिएंसी। दक्षता मतलब ये कितने % काम करती होगी। क्या जितना ईंधन डालेंगे उतने % एनर्जी देगी? क्या उतना काम करेगी? नहीं। समझिएगा बेटा इसको। हर एक अभिक्रिया का अपना एक ई नोट होता है। जैसे इस अभिक्रिया का आपको E1 नोट दे रखा होगा, कोई भी वैल्यू दे रखी होगी x। यहां पर इस अभिक्रिया का आपको E2 नोट दे रखा हो, कोई भी वैल्यू दे रखी होगी y, चाहे ये और चाहे वो। आपको संपूर्ण सेल की अभिक्रिया का ई नोट निकालना है। तो आपको पता है संपूर्ण सेल की जो अभिक्रिया होती है, ई नोट ऑफ सेल, वो तो हमारे पास E1 नोट प्लस E2 नोट, यानी जो दोनों अभिक्रियाओं को आप जोड़ोगे, जिनसे आप संपूर्ण सेल बनाओगे, उससे आप ई नोट निकाल लोगे। ई नोट निकालने के बाद आपको निकालना पड़ेगा डेल्टा जी नोट माइनस के NF ई नोट ऑफ सेल। ये यहां से निकल के आ जाएगा। दोनों अभिक्रिया को अगर जोड़ेंगे तो कोई भी मान दे रखा होगा। फैराडे नियतांक का मान आप जानते ही हो बेटा, कितना होता है फैराडे नियतांक का मान? 96500। और n का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का परिवर्तन। तो 4 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ यहां पर, ये भी आप आराम से कर लोगे। डेल्टा जी नोट का मान भी आप निकाल लोगे, ठीक है। और आपको मैं बताऊं, ये जब अभिक्रिया होगी ना बेटा, इसकी आप लोगों को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी दे रखी होगी, ये भी वैल्यू गिवन होगी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कि भाई इसकी मानक एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इतनी होगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इतनी निकलनी चाहिए थी, पर निकली तो इसके बराबर ही, डेल्टा जी के बराबर। तो ध्यान रखना बेटा, जब आप कभी भी सेल की दक्षता निकालोगे, यानी एफिशिएंसी, उसको हम ईटा से डिनोट करते हैं, तो वो बराबर होगा बेटा डेल्टा जी नोट बटे डेल्टा एच नोट परिमाण में, ध्यान रखना। और एक मिनट इधर लिख देता हूं, चलो, ईटा बराबर डेल्टा जी नोट बटे डेल्टा एच नोट परिमाण में और गुणा में 100। अगर परसेंटेज में निकालना होगा तो आप 100 से, अदरवाइज उसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो ये सेल की दक्षता निकल जाएगी। अगर कोई न्यूमेरिकल भी बनाना चाहेगा तो आपको दोनों अभिक्रियाओं का E1 नोट E2 नोट दे रखा होगा, दोनों को जोड़ोगे, पूरी सेल की ई नोट आ जाएगा, उससे डेल्टा जी नोट निकाल लोगे। और डेल्टा जी नोट को इस अभिक्रिया का एंथैल्पी भी क्वेश्चन में दे रखा होगा, चाहे वो जूल पर मोल दे रखा हो या किलो जूल पर मोल दे रखा हो। बस इस बात का ध्यान रखना कि दोनों की यहां पर यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर ऊपर वाली जूल की है तो नीचे वाली भी जूल, ऊपर वाली किलो जूल है तो नीचे वाली भी किलो जूल, ठीक है। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो ये मान अपने आप परसेंटेज में आ जाता है। और अगर आपको भिन्नात्मक देना हो तो आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप भिन्नात्मक भी दे सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चन जो है अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो भी आपको करना है, राइट। तो ये होता है बेटा हमारे पास ईंधन सेल। आगे की बात करते हैं भाई, हम आगे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे संक्षारण।
क्या पढ़ते हैं भाई, संक्षारण। जैसे हम लोग जंग वंग लगना होता है, धातु क्या होती है, खराब हो जाती है, तो उसको संक्षारण कहते हैं। तो इसमें भी थोड़ी थ्योरी है, पढ़ानी तो थी मुझे, और यह बताना है कि भाई जब संक्षारण होता है यानी किसी भी धातु पर जंग लगता है तो उसमें एनोड कौन होता है, कैथोड कौन होता है, क्या वो भी एक सेल की भांति व्यवहार करता है कि नहीं, और संक्षारण को हम कैसे रोक सकते हैं। कई बार होता है ना, लोहे में जंग लगने को हम कैसे रोक सकते हैं, कई बार पेंट करते हैं या किसी धातु के चारों तरफ उसकी कोटिंग कर देते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़ाई जाती है, राइट। तो देखो बेटा, संक्षारण धातुओं की सतह को ऑक्साइड या धातु के अन्य लवणों की मंद गति से कर सकते हैं। संक्षारण का मतलब होता है संरक्षित करना। तो संक्षारण धातु की सतह को ऑक्साइड या धातु के अन्य लवणों के मंद गति से कर सकते हैं। लोहे में जंग लगना, चांदी का भदरंग होना, ठीक है, ध्यान रखना बेटा, लोहे में जंग लगना और चांदी का भदरंग होना, ये मैं आपको रीजन बता सकता हूं कि लोहे में जो जंग लगता है ये तो आम आदमी देख ही लेता है। हम और आप तो किसान परिवार से आते हैं, ठीक है, तो हमारे घर पे साइकिल ही होती है भाई, मेन वाहन साइकिल था। तो साइकिल हो गई, किसी यहाँ के यहाँ पर ट्रैक्टर हो गया, किसी यहाँ पर टीलर हो गया। अगर हम साइकिल को ऐसे ही छोड़ देते हैं बाहर ओस में, या टीलर बाहर खड़ा है, हैरो बाहर खड़ी है, या ट्रैक्टर बाहर खड़ा है, तो आप देखेंगे कि अगर हम लोग उस पर ना पेंट करके रखते हैं, हमारे पिताजी या जो बड़े लोग हैं वो हमेशा टीलर व्हीलर पर पेंट करके रखते हैं। क्या कारण होगा, ताकि जंग रुक सके। अगर हम लोहे को ऐसे ही बाहर छोड़ देंगे तो बाहर हवा में ऑक्सीजन और बेटा जल है, नमी है मतलब, तो वो लोहा उसके संपर्क में आके रिएक्शन कर देता है। क्यों, ऑक्सीजन तो होती है अधातु, वो तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगी, समझेगा मेरी बात को। लोहा है धातु, वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगी, तो लोहा क्या करेगा, एनोड की भांति व्यवहार करेगा। ऑक्सीजन जो सराउंडिंग में फैल रही है, घूम रही है, वो कैसे व्यवहार कर, कैथोड की भांति व्यवहार करेगी। और अगर, सुनना मेरी बात, अगर उनके बीच में अभिक्रिया होती चली गई, होती चली गई, होती चली गई, आपको याद है गैल्वेनिक सेल में मैंने एक बात बताई थी कि धीरे 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 जो एनोड है उसका द्रव्यमान कम होता चला जाता है, क्योंकि वो धातु ऑक्सीकृत होती चली जाती है और धीरे धीरे करके जो एनोड का द्रव्यमान है वो कम हो जाता है। याद आ गई बात। सेम क्या होता है कि जो भी लोहे की चीज होगी, लोहे की वस्तु होगी, जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी, पानी के संपर्क में आएगी, पानी तो वहां पर एक मीडियम का काम करता है, पर मेन ऑक्सीजन के संपर्क में आना होता है, कि जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी तो ऑक्सीजन उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगी, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, अपचयन, धातु का क्या होगा, ऑक्सीकरण। यानी धातु कैसे व्यवहार करेगी, एक तरीके से एनोड की भांति व्यवहार करेगी, और धीरे धीरे उस लोहे का द्रव्यमान कम होता चला जाएगा। उस पर लाल लाल रंग के थोड़ी छड़ सी लगेंगे, फिर उसको मारेंगे, झाड़ेंगे, लोहा कमजोर होता चला जाएगा। इसी को बोलते हैं लोहे का संक्षारण, ठीक है, लोहे का संक्षारण। अब चांदी का भदरंग होना कैसे समझोगे आप। अब मैं सबकी तो बताता नहीं हूं, ठीक है, मेरे यहाँ पे चांदी मतलब अभी चमक रही है, अगर ये तो अच्छे तो रुको, कहाँ गया, ये अभी चमक रही, क्योंकि ये सही मैं हिसाब से साफ पानी में मैं नहाता हूं या साफ पानी में मैं रहता हूं, क्योंकि मेरा रीजन ऐसा है। लेकिन जो बच्चे आगरा के आसपास रहते होंगे, हिंदी मीडियम, देखो यूपी इतना बड़ा है, या राजस्थान में जो बच्चे चंबल के आसपास रहते हों, जहां पर उन्होंने देखा हो कि भाई फैक्ट्रियों का पानी जो है वो कहीं ना कहीं वहां पर जाता है और पानी में सॉल्ट है बहुत ज्यादा, तो उन्होंने देखा होगा जब कोई चांदी की अंगूठी हो गई, चांदी की पाजेब हो गई या चांदी की चेन हो गई और आदमी उसमें नहाने लगता है पानी में, वहां के लोकल पानी में, तो कभी कभी उसका जो चमक है वो गायब हो जाती है, भदरंग हो जाता है, काला पड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं कि चांदी का संक्षारण, भदरंग होना। कॉपर एवं पीतल हरे हो जाना। आपने घरों में देखा होगा, कॉपर का अगर कोई बर्तन है आपके पास, मेरे पास तो अभी बोतल थी, अभी है नहीं, मतलब घर पे पड़ी होगी, तो कॉपर के पास या लोहे के लोटे में आपने कभी देखा होगा कि कभी कभी हरे हरे रंग की कुछ वो बन जाती है, मतलब कुछ तो होता है, मतलब है ना, ऐसा आपने फील करा होगा। वो उसके कारण बताएंगे वो भी क्या होता है, ठीक है, कि भाई कॉपर या पीतल का हरा होना। संक्षारण के कुछ उदाहरण हैं, यह भवनों, पुलों, जहाजों तथा धातुओं वस्तुओं, विशेषकर लोहे में बनी वस्तुओं को अत्यधिक क्षति पहुंचाता है। ये तो बात समझ में आ गई भाई, लोहा खराब हो गया तो सीधी बात है भवन खराब हो सकते हैं, पुल खराब हो सकते हैं। और संक्षारण में धातु ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीकृत हो जाती है। क्या मैंने गलत बोला था, मैंने आपको यही तो बताया
कि संसारण में धातु ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीकृत होती है। संसारण होता ही है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और ऑक्सीजन क्या होती है? अधातु, और धातु तो है ही खुले दिल की इलेक्ट्रॉन देने वाली एनोड। संसारण में धातु ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीकृत हो जाती है एवं उसका ऑक्साइड बन जाता है, मान गए। लोहे का संसारण सामान्यतः जिसे जंग लगना कहते हैं, जल एवं वायु की उपस्थिति में, मैंने ही बोला जल और वायु यानी नमी की उपस्थिति में। संसारण का रसायन बहुत जटिल है, परंतु इसे मुख्यतः विद्युत रासायनिक परिघटना माना जाता है। लोहे से बनी किसी वस्तु के विशेष स्थल पर जब ऑक्सीजन होता है तो वह स्थान एनोड का कार्य करता है, मतलब जहां पर भी लोहे का होगा वो स्थान एनोड का कार्य करेगा, और तथा इसमें निम्नलिखित अभिक्रिया व्यक्त की जाती है। जैसे मैं एनोड की बात करूं, आयरन, आयरन क्या काम करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा बेटा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2 पॉजिटिव चार्ज और 4 इलेक्ट्रॉन। इन्होंने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करी हुई है ताकि आगे चल के वो पूरे सेल की अभिक्रिया को बता सकें। और ई नॉट Fe+2 से Fe जो होगा वो हमारे पास माइनस के 0.44 वोल्ट दे रखा होगा। अब आगे, एनोड स्थल पर मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के माध्यम से संचालन कर धातु के दूसरे स्थल पर पहुंचते हैं। बिल्कुल पहुंचते होंगे, मतलब धातु ही एक तरीके से क्या कर रही है, वहां पर तार का काम भी कर रही है। जो इलेक्ट्रॉन एक धातु ने निकाले वही इलेक्ट्रॉन दूसरी धातु से पास, मतलब धातु के दूसरे परमाणु से पास होती हुई एनोड पर चली जाती है, दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, तथा वहां H+ आयन की उपस्थिति में ऑक्सीजन का अपचयन होता है। H+ आयनों की उपस्थिति में, क्योंकि नमी भी है तो वह H+ होंगे, यानी जल है एक तरीके से। तो भाई H+ आयनों की उपस्थिति में ऑक्सीजन का अपचयन होता है। समझा जाता है कि H+ आयन CO2 के जल में घुलने से H2CO3 से प्राप्त होते हैं। ठीक है, कि CO2 अगर बन रही होगी वहां पर, वो जल में घुलेगी तो H2CO3 कार्बनिक एसिड जो है प्राप्त होगा, और हम लोग जानते हैं हमारे वायुमंडल में CO2 गैस भी बहुत सारी है। हाइड्रोजन आयन वायुमंडल में उपस्थित अन्य अम्लीय ऑक्साइडों के जल में घुलने से भी उपलब्ध हो सकते हैं। इन्होंने ऑप्शन बताया बेटा, हाइड्रोजन आयन वायुमंडल में उपस्थित अन्य अम्लीय ऑक्साइडों के जल में घुलने से भी उपलब्ध हो सकते हैं। ऐसा रिलेट करा कि H+ कहीं से भी आ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू भी आ सकता है, और किसी दूसरी, जैसे किसी फैक्ट्री से सल्फर डाइऑक्साइड निकली या किसी फैक्ट्री से सल्फर ट्राइऑक्साइड निकली, ऊपर बादल है, नमी है, तो जब वो उससे कंबाइन होंगे तो सल्फ्यूरस एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल बन सकते हैं, तो वहां से भी H+ आ सकता है, तो वो भी वातावरण का ही पार्ट होता है। ठीक है, यह स्थल निम्नलिखित अभिक्रिया के कारण होता है। अब आपको सीधी बात अभिक्रिया बताता हूं मैं। O2 जो है वो 4 H+ की उपस्थिति में 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, 2 H2O बनाएगा, और इसके लिए ई नोट का मान होता है बेटा हमारे पास 1.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये वाली अभिक्रिया ध्यान से देखना, ये वाली अभिक्रिया और ये वाली अभिक्रिया, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन निकले और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करे। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, तो आप लोग देखो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। फिर आप देखोगे 2 आयरन, ऑक्सीजन, 4 H+, 2 Fe2+, 2 H2O, और पूरे सेल का जो ई नोट आया है वो धनात्मक आया है। ई नोट का मान धनात्मक का मतलब है डेल्टा जी नोट का मान क्या होगा बेटा? ऋणात्मक। यानी यह प्रक्रम स्वतः है, यानी यह प्रक्रिया आपके नेचर में हो सकती है, होती आई है, स्वतः अपने आप होती है। तो भाई लोहे का वायुमंडल से संक्षारण मैंने आपको बता दिया, ये सब कुछ होता है। यही अभिक्रिया जो यहां पढ़ाई है वही अभिक्रिया यहां पर दिखाई गई है, और कुछ नहीं, डायग्राम के थ्रू। तो भाइयों ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको बताई थी। अब क्या है, संक्षारण को रोकने का, ठीक है, संक्षारण को रोकने के उपाय कौन बताएगा बेटा? इनको चुपचाप पढ़ना एनसीईआरटी से होमवर्क है, मैं ही बता देता हूं, फिर भी लिख लेना। मतलब पेंट करना, किसी धातु के ऑक्साइड का लेप करना, ठीक है, ये सब जंग को रोकने का तरीका होता है। ठीक है, तो अचानक मुझे अनुभव हुआ कि मुझे फीवर है, पर मुझे नहीं लग रहा था। ठीक है,
लेकिन अब मुझे नहीं हो रहा होगा, पक्की बात है, मैं तुम्हें मानने से होता है, पर मेरे को अचानक लगा। ठीक है, तो भाई चलो खैर, कि संक्षारण को रोकने के जो उपाय हैं वो होमवर्क हैं, और मैंने आपको बता दिया एक दो तो क्या होंगे, किसी ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देना, ठीक है, या फिर उस पर पेंट कर देना, और पानी से बचाना, ये सब उपाय होते हैं, ये सब आप जानते भी हो, और अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख लेना। तो यहां पर बेटा जी चैप्टर हो जाता है समाप्त, दी एंड। लेकिन मैं एक टाइप के क्वेश्चन सोच रहा था आपको कराऊं, और वो है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के ग्राफ वाले क्वेश्चन, एडवांस में आते हैं। जेई में इसमें शायद एक आध बार पूछा गया होगा, पर एडवांस में क्वेश्चन आते थे। अभी टाइम है तो मैं सोच रहा हूं वो पढ़ा दूं, उसका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। देखो बेटा, और एक चालकता से संबंधित है बेटा, ध्यान रखना, कंडक्टेंस मतलब चालकता, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है, ठीक है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है, ये क्वेश्चन होगा। अब देखो यहां पर सबसे पहली बात क्या होगा, आगे देखते हैं भाई, थोड़ा समझना है आपको। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है, टाइट्रेशन हिंदी में बोले तो इसको चालकता अनुमापन कहते हैं, चालकता अनुमापन कहते हैं। और इसमें ना ग्राफ होते हैं बेटा, उन ग्राफों को सही तरीके से पहचानना होता है कि कौन किसका ग्राफ है, ठीक है। और वो ग्राफ ज्यादातर जब आप देखने को मिलेंगे आपको, तो वो मिलेंगे हमारे पास कंडक्टेंस, चाहे उसमें लैम्डा ही क्यों ना हो, है ना, कंडक्टेंस या सी ही क्यों ना हो, चाहे सी हो चाहे लैम्डा हो, दोनों में से कोई भी हो सकती है, बटे NaOH की सांद्रता, NaOH की सांद्रता, इसके ग्राफ होते हैं। और बेटा जब हम अनुमापन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ओवरऑल, ठीक है, होगा क्या, ठीक है, कि आप लोगों ने ना इस तरीके से पढ़ा होगा बेटा, इस तरीके से पढ़ा होगा कि ये हमारे पास ना ब्यूरेट होता है, और ऐसे यहां पर वो लगी होती है, ऐसे आयतन होता है इसका, ठीक है, और यहां पर एक वो होगा, क्या बोलते हैं, एक पात्र होगा, ऐसे उसमें क्या लगा होगा भाई, स्टैंड वगैरह लगे होंगे, एक स्टैंड पर रखा गया होगा इसको, ठीक है, और यहां पर ऐसे करके कोई इलेक्ट्रोड लगा होगा। ये क्या है बेटा, ये क्या है, इलेक्ट्रोड। यहां पर मान लो आपके पास HCl विलियन है, कोई भी अम्ल हो सकता है, यहां पर क्या होगा बेटा, एसिड होगा, और यहां पर बेटा जी बेस होगा। ये ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरते चले जाओगे, अभिक्रिया होती चली जाएगी। यहां जो इलेक्ट्रोड होगा उससे वोल्टेज नापेंगे, और वोल्टेज नापने के बाद एक ग्राफ बनाएंगे, और वो ग्राफ आएगा ऐसा, NaOH की सांद्रता, और तथा बेटा मतलब किसी की भी सांद्रता बोल लीजिए आप, ठीक है, कोई भी अम्ल हो सकता है, दुर्बल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, क्षार की सांद्रता ले लेते हैं यहां पर, ठीक है, क्षार की सांद्रता और कंडक्टेंस के बीच का ग्राफ। अब वो ग्राफ कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है ये जानना है हमें। उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, यहां पर जो कंडक्टेंस है, ध्यान रखना, रिलेट करना बेटा इसको, है ना, इस पॉइंट को समझने के लिए, जो कंडक्टेंस है यानी चालकता है, वो समानुपाती होती है मोबिलिटी की, मोबिलिटी, ठीक है, मोबिलिटी का मतलब होता है गतिशीलता। क्या बोला मैंने, गतिशीलता, राइट। और गतिशीलता में एक बात और ध्यान रखना बेटा, कि H+ आयन की गतिशीलता सबसे ज्यादा होगी, फिर OH- आयन की गतिशीलता सबसे उससे कम होगी,
और बाकी के अन्य आयन आते हैं। पूरी केमिस्ट्री में अगर H+ आयन की बात करो तो H+ आयन की गतिशीलता सबसे ज्यादा होती है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। HCl आयनों की गतिशीलता सबसे ज्यादा, फिर OH- और फिर बाकी दुनिया के सारे। और समझ में आ गई? अब यहां से रिलेट करते हैं हम लोग इसको पहले, ठीक है। तो पहली जो कंडक्टेंस होगी वो है, पहली जो टाइट्रेशन है, ठीक है। पहले जो टाइट्रेशन है वो होगी स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। यानी वो कौन कौन से होंगे बेटा? HCl तथा NaOH, राइट। अब इसको आप ऐसे रिलेट करना बेटा कि भाई ऐसे एक बीकर है, ठीक है, और ब्यूरेट से आप उसके अंदर NaOH डाल रहे होंगे, ये हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रोड जो नापेगा, और उसके अंदर क्या होगा बेटा? ये अम्ल यानी HCl। बात समझ में आई कि नहीं आई? HCl। तो बेटा आप लोग समझिए कि इसमें अभिक्रिया क्या हुई होगी। अभिक्रिया इसके अंदर हुई कि भाई HCl NaOH के साथ अभिक्रिया करता है और NaCl बनाता है और H2O बना, राइट। अब यहां पर देखिएगा बेटा, धीरे, सबसे पहले आपने यहां पर ऐसे ग्राफ खींचा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारीक है, पर टफ नहीं है, ये बात समझना। जो बच्चा बारीक चीजों पर फोकस करके पढ़ता है ना, बस उसको दिमाग लगाना है अपना, टफ नहीं लगेगा, मैं गारंटी देता हूं। यहां पर लिखा बेटा कंडक्टेंस, और यहां पर लिखा मैंने कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। नहीं तो मैं ये भी कह देता बेटा एडवांस का है, याद कर लेना, पढ़ लेना, या बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं कुछ भी कह सकता हूं, ये बात समझ लेना मेरी। अब इसको रिलेट करेंगे बेटा, ओ तेरी ऐसी की तैसी। सबसे पहले बीकर में जब तक NaOH नहीं आया था, सोचिएगा जब 0 होगा, NaOH नहीं आया होगा, तो इसमें केवल क्या होगा बेटा? HCl होगा। HCl होने का मतलब है कि ढेर सारे H+ आयन होंगे, ढेर सारे H+ आयन होंगे, तो धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे जो H+ की सांद्रता है वो कम हो जाएगी। जैसे आप NaOH डालोगे, H+ यहां से गायब होगा, और जो ऊपर से आप OH- भी ला रहे हो वो H+ के साथ कंबाइन होकर जल बनाएगा। और जल क्या है? दुर्बल विद्युत अपघट्य, वो तो आयनों में टूटेगा नहीं, सीधी बात है, अति दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। तो पहले इसके अंदर H+ आयन बहुत सारे थे, तो इसकी कंडक्टेंस बहुत ज्यादा थी। जैसे जैसे आप NaOH इसके अंदर डालने लगे, ठीक है, जैसे अंदर इसके अंदर NaOH डालने लगे, तो इसका H+ इसके OH आयन के साथ कंबाइन होकर जो ऊपर से NaOH आ रहा था, H2O बनने लगा। और H2O क्या है? अति दुर्बल विद्युत अपघट्य जो नहीं टूटता आयनों में। तो एक तरीके से H+ आयनों की सांद्रता कम होने से कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। फिर बोलेंगे बच्चे सर जी इसमें एक अतिरिक्त, इस विलयन में अब एक अतिरिक्त और आयन भी तो आ रहा है। मैंने कहा कौन सा? सर इसमें Na+ आ रहा है। चलो Cl- तो पहले से था ही, वो तो उसको हमने चेंज नहीं किया, वो तो रहेगा अभी भी। NaCl भी विद्युत अपघट्य है तो टूट के ही रहेगा। Na+ अतिरिक्त आ गया। अब आप सोचिए आपने एक ऐसे विलयन में H+ को हटा के Na+ डाला है, तो H+ की मोबिलिटी ज्यादा है या Na+ की? आप कहोगे सर H+ की मोबिलिटी ज्यादा है। महत्वपूर्ण हमारे लिए H+ है या Na? कि सर H+ ज्यादा है, तो इसलिए H+ के जाने का ज्यादा इंपैक्ट होगा ना Na+ के आने से। कहने हाँ जी। तो H+ जैसे जैसे यहां से जाएगा कम होता चला जाएगा, तो ध्यान रखना है जो चालकता है वो शार्पली कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, राइट। एक पॉइंट तक, ये जो पॉइंट होता है
इसको बोलते हैं तुल्यता बिंदु या इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट या उदासीन बिंदु कह दो आप इसको, है ना, उदासीन बिंदु। इसका मतलब होता है कि आपका जो इसके अंदर HCl था, आपका अंदर जो इसके अंदर HCl था वो पूर्ण तरीके से उदासीन हो चुका है। अगर आप और NaOH डालोगे, और NaOH डालोगे, ठीक है, सॉरी यहां पर इसको ना आयतन कहते हैं, कॉन्सेंट्रेट ऑफ NaOH नहीं, इसको कहते हैं वॉल्यूम ऑफ NaOH, ठीक है। और जैसे जैसे आप NaOH को और डालोगे और डालोगे और डालोगे तो बेटा अब यहां पर इस विलयन के अंदर Na प्लस आयन भी आएंगे, OH माइनस आयन भी अतिरिक्त आएंगे, जिनसे चालकता पुनः बढ़ना चालू कर देगी, पुनः बढ़ना चालू कर देगी। लेकिन क्या मुझे ऐसे बढ़ाना चाहिए, ऐसे बढ़ाना चाहिए, ऐसे बढ़ाना चाहिए, कैसे बढ़ाना चाहिए? एक बात ध्यान रखिएगा, H प्लस कम करके OH माइनस बढ़ने लगे, ये बात मानते हैं हम, चालकता बढ़ेगी ये बात भी मानते हैं हम, लेकिन H प्लस की वजह से जितनी स्पीड से घटेगी, OH माइनस की स्पीड से बढ़ेगी जरूर, लेकिन उतनी प्रवणता से नहीं बढ़ेगी, ध्यान रखना। तो जो ढलान इसका ज्यादा शार्प रखना है और इस वाले का ढलान थोड़ा कम रखना है, लेकिन बढ़ेगी, ये बात पक्की बात है, तो आप बढ़ते हुए ले जा सकते हो। तो आपने क्या देखा बेटा, मैं आपको फिर से थोड़ा सा सही तरीके से बता दूं, जब ढलान की बात आएगी ना, ढलान ये थोड़ा ज्यादा ऐसा रहेगा स्टिक, कि जब घटेगी तो एकदम शार्प घटेगी, लेकिन जब बढ़ेगी तो धीरे धीरे बढ़ेगी, लीनियरली बढ़ेगी। और ऐसा तब होगा जब हमारे पास क्या होगा बेटा, टाइट्रेशन HCl और NaOH के बीच में होगी, स्ट्रोंग एसिड स्ट्रोंग बेस के बीच में होगी, ठीक है। तो वहां पर यही पूछा जाता है कि भाई 4 ग्राफ देंगे, इनमें से HCl और NaOH वाली अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करने वाली या भाई कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा ग्राफ सही है, तो हम कहेंगे भाई ये वाला सही है। और अभी अभी आपको बताऊंगा कि दूसरे वाले क्या करते हैं, दूसरों वालों को बताऊंगा, इसको आप नोट करें फटाफट। कर लिया भाई नोट, कर लिया ना नोट, बहुत बढ़िया, ठीक है, डन। अब देखते हैं भाई आगे, ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। अब यहां पर देखेंगे भाई आगे क्या है। दूसरी जो टाइट्रेशन है, दूसरी जो टाइट्रेशन है वो मैंने किसकी ली बेटा, CH3COH वर्सेस NaOH। यानी आप ये समझिएगा, इसमें एसिटिक अम्ल है और आप ऊपर से क्या करोगे, NaOH को डिसॉल्व करोगे, क्या करोगे, NaOH को डिसॉल्व करोगे, तो उसके आने से क्या होगा देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को पहले तो ग्राफ खींचो, ठीक है, यहां आपने लिख दिया बेटा जी कंडक्टेंस यानी चालकता, और यहां लिख दिया आपने वॉल्यूम ऑफ NaOH, इससे रिलेट करना। तो देखो बेटा, स्टार्टिंग में इसके अंदर H प्लस था, OH माइनस था, सॉरी हाँ H प्लस था, सॉरी H प्लस था और एसिटेट आयन था, CH3COO माइनस आयन था। अब दो चीजें होंगी बेटा इसमें, सबसे पहले जैसे ही NaOH इसके अंदर आएगा तो वो अभिक्रिया करेगा CH3COOH प्लस के NaOH गिव्स CH3COONA और प्लस के H2O, ठीक है। हम किसी ना किसी पॉइंट से तो बेटा इस अभिक्रिया को चलाएंगे ही चलाएंगे, ठीक है, किसी ना किसी पॉइंट से हमने इस अभिक्रिया को चलाना ही है। जैसे ही NaOH इसके अंदर आया, जैसे ही NaOH इसके अंदर आया तो धीरे से OH माइनस आयन H प्लस को गायब करेगा, पर इसके अंदर Na प्लस आयन बढ़ने लगेंगे। और यह भी आप ध्यान रखना,
क्योंकि ये रिवर्सिबल अभिक्रिया होती है, इसका जो वो टूटना होता है, वियोजन होता है विद्युत अपघट्य का, जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, इसमें लासा तेलिया का नियम लगता है कि राइट हैंड साइड से जैसे जैसे आप सांद्रता कम करोगे, अभिक्रिया उतनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, उतनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। यानी H प्लस का स्थान लेने के लिए और H प्लस आएंगे, H प्लस का स्थान लेने के लिए और H प्लस आ जाएंगे, और यहां पर एसिटेट आयन और ज्यादा हो जाएंगे। तो धीरे 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 क्या होगा बेटा कि हल्की सी सांद्रता एक लेवल तक बढ़ेगी, ठीक है, ऐसे एक पॉइंट तक बढ़ेगी जब तक कि उदासीन होगा, ठीक है, उदासीन होगा। क्योंकि देखो जब यहां पर एसिटेट आयन भी धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन चलेगी, Na प्लस आ रहे हैं तो उनसे भी चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। H प्लस और OH माइनस की बात नहीं करी हमने, क्योंकि H प्लस तो जितना था उतना ही है, क्योंकि जितना OH माइनस के साथ रिएक्शन करेगा वो जल बना लेगा, लेकिन उस H प्लस का स्थान आगे और आ जाएगा, क्योंकि साम्यावस्था भी तो आगे बढ़ेगी ना, रिवर्स, क्योंकि ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है। आप कह रहे हो ठीक है सर, ये बात हम समझ में आ गई। अब इसके बाद मैंने कहा, इसके बाद जब आप एक पॉइंट आएगा, जब उदासीन बिंदु आएगा, और वो पॉइंट ये है, ये पॉइंट क्या है, उदासीन बिंदु। अब अगर ये पॉइंट आ गया और आपने यहां से फिर से ड्रॉप खोली, NaOH को और डाला और डाला और डाला, तो अब OH माइनस इसके H प्लस से पहले ही सारे के सारे H प्लस से अभिक्रिया कर चुका है, पानी बन चुका है। अब अतिरिक्त OH माइनस आएगा, अतिरिक्त Na प्लस आएगा, तो वो तो चालकता को और बहुत तेजी के साथ बढ़ाएगा, बिकॉज OH माइनस को भी आप कम मत समझना, वो H प्लस से वीक है, बाकी सबसे तो वो भी पावरफुल है। तो ज्यादा NaOH आने की वजह से इसके बाद जो ग्राफ आएगा वो ऐसे आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास एसिटिक एसिड वर्सेस NaOH की बीच की जो टाइट्रेशन होगी, उसका चालकता वाला वक्र, ठीक है। और मैं देख लेता हूं बेटा एक बार कि आपके सिलेबस में कुछ बचना नहीं चाहिए, ठीक है, कुछ बचना नहीं चाहिए, मेरी तरफ से तो नहीं छूटेगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा होगा तो मैं देख भी लेता हूं। ठीक है, आप देखोगे ये वाला मैंने करवा चुका हूं, आप देखोगे ना बेटा, ये वाला आपके मॉड्यूल में भी है, चालकता और मिलाए गए NaOH का आयतन, ये वाला ग्राफ। और ये वाला ग्राफ कहां कराया था मैंने, ये वाला मैंने ग्राफ कराया था, ये वाला देखो, सेम टू सेम ग्राफ आया है, सेम टू सेम ग्राफ आया है, समझिएगा इसको, सेम टू सेम ग्राफ आया है ना। सब कुछ आयनों के नंबर पे डिपेंड करता है। फिर हमने बताया भाई एसिटिक एसिड और NaOH का, रुको 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 रुको, आप ध्यान से देखेंगे, ये है एक और ग्राफ जिसमें आप देख रहे होंगे, इस पॉइंट से हमने यहां तक उदासीन बिंदु रखा, यानी इस पॉइंट से हमने यहां तक बढ़ाया ही है, ठीक है, इस पॉइंट से यहां तक हमने हल्का सा बढ़ाया ही है, ऊपर से दोबारा करते हैं, इस पॉइंट तक है ना, ऐसे बढ़ाया ही है। अरे यार, फिर आप ध्यान से देखोगे, यहां पर उदासीन बिंदु आया बेटा, और उदासीन बिंदु आने के बाद जब आप NaOH का और आयतन घोलोगे तो फिर वो बढ़ता चला जाएगा। तो फिर हम जो है आगे बढ़ाते चले गए, ठीक है, बढ़ाते चले गए। अब इसके ऊपर ना एक आध क्वेश्चन हो सकता है जो मैं देख रहा था, एडवांस वाले में देखना पड़ेगा भाई। चलो तो कोई बात नहीं, मतलब अगर मान लो एक तरीके से मान लीजिएगा कि अगर भाई ये जेईई मेंस में नहीं आया है, एडवांस में ऐसा पूछा जा सकता है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये ग्राफ क्या है, कंडक्टेंस वर्सेस NaOH, डिपेंड करेगा इस विलियन का फोकस, ठीक है, इस विलियन का फोकस। और आप लोगों को एक बात और ध्यान रखनी है, एडवांस के क्वेश्चन में टाइम बहुत होता है, वो क्वेश्चन होते हैं अगर हम थोड़ा टाइम लगातार जो है सही तरीके से यूज करते रहे तो।
वो क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि वो नहीं होंगे, वो क्वेश्चन होते हैं बेटा, थोड़ा सा बस ध्यान देना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो प्लीज आप लोग ये दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार वाली समीकरण वाला पढ़ना, ठीक है। और बेटा ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार वाला कंडक्टेंस वाला ग्राफ पढ़ लेना, समझ लेना है। तो ये अतिरिक्त पार्ट था जो मैंने सोचा था कि मैं आपको समझाऊंगा, अगर बाय चांस एडवांस वाला क्वेश्चन आ गया तो आप कर लेंगे, ठीक है। और बाकी इस चैप्टर में आपने देखा होगा बहुत टफ कुछ भी नहीं था, बहुत आसान था। अगर कुछ भी बचा होगा, मुझे ऐसा लगता होगा, तो मैं जरूर वो आप तक शेयर करूंगा और उसके क्वेश्चन बनाकर आप लोगों को शेयर करूंगा, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, मनोबल गिरने ना दें। और ये फाइनल हमारी क्लास थी पहले अध्याय की रिकॉर्डिंग समेत। आप लोगों की बहुत याद मुझे आती है, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। और जल्द ही मिलेंगे। और आप लोग इतना अच्छे से पढ़ाई करें बेटा, इतना अच्छे से पढ़ाई करें कि आपका रिजल्ट आए, आपका सिलेक्शन हो और आप मुझसे मिलने आए, ठीक है। बीच बीच में मैं कोई प्रैक्टिस शीट या किसी ना किसी थ्रू जरूर आऊँगा जैसे ही समय मिलेगा। तो आप परेशान बिल्कुल ना हो, कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ सकते हैं। हो सकता है कि मैं तुरंत रिप्लाई ना करूं, आपको लग रहा होगा सर ने मैसेज सीन कर लिया है और बताया नहीं है। ऐसा नहीं है बेटा, मैं जब क्लब करता हूं 2-4 बच्चों की बातें, और जब मेरे को लगता है कि 3-4 डाउट हो गए तब मैं जरूर आपको से शेयर करता हूं, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलते हैं अगली क्लास में।